वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है वित्त विभाग की तरफ से एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें IFMS 3.0 पे सभी कर्मचारी की सर्विस डिटेल है वो अनिवार्य रूप से अपडेट करने के बारे में कहा गया था। और निर्देश थे 2026 यानी 2 तारीख के 2 फरवरी के, और जिसमें क्लियर लिखा हुआ था कि जो एम्प्लॉय जो भी IFMS 3.0 पे जिनकी भी सैलरी बनती है उनके लिए सर्विस कैटेगरी, सर्विस सब कैटेगरी और सर्विस कैडर के अनुसार डेजिग्नेशन वगैरह, ये जो भी महत्वपूर्ण फील्ड्स है या जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं वो सारी आपको भरनी है, जिसमें पेरेंट डिपार्टमेंट है, सेवानिवृत्ति तारीख है, पे लेवल वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपको अपडेट करनी है। और ये अगर अपडेट नहीं होती है तो संबंधित जो भी कार्मिक है उसका मार्च माह का सैलरी है प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो इस संबंध में मैं पहले कई वीडियो में अलग अलग डिटेल्स बता चुका हूँ। राजपत्रित कर्मचारी अधिकारी उनके लिए सर्विस कैटेगरी, सब कैटेगरी वगैरह क्या क्या सिलेक्शन करनी पड़ेगी। इस तरीके से जो भी पीडी हेड के कार्मिक है उनके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, जिसमें पीडी हेड के कार्मिक जो नॉर्मल है उनकी क्या रहेगी, और इसके अलावा पंचायत शिक्षक, पंचायत सहायक वगैरह है तो उनकी सर्विस डिटेल्स कैसे अपडेट होगी। ये सारी जानकारी के बाद में आज बात करेंगे कि मंत्रालय कर्मचारी है उनके लिए सब कैटेगरी वगैरह जो भी डेजिग्नेशन वगैरह है वो क्या क्या आपको सिलेक्ट करना है। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो पहले तो बात करेंगे, जैसे आप यहाँ से IFMS 3.0 पर डीडीओ लॉगिन करेंगे तो यहाँ डीडीओ लॉगिन में जाने के बाद में आपको एम्प्लॉय जो सेल्फ सर्विस में आपको डीडीओ रोल सेलेक्ट करना है, उसके बाद एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाने के बाद में यहाँ से आप जैसे ही एम्प्लॉय मैनेजमेंट और इसमें आपको क्लिक करना है एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन में आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है सर्विस डिटेल्स। यहाँ सर्विस डिटेल्स पे आपको अपडेट करना है। तो यहाँ सर्विस डिटेल पे आप जैसे यहाँ करेंगे तो पहले आप कार्मिक को सिलेक्ट कर लें। अब मान लो ऑल कार्मिक यहाँ से लिस्ट में से देख लें, नाम पता है तो सीधा नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक कार्मिक को बाय नेम सर्च करके आप बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने नाम एंटर किया और सर्च पे क्लिक किया तो ये जो भी मंत्रालय कर्मचारी है उनके लिए एक सर्विस डिटेल कैसे अपडेट करेंगे, तो एक एक कॉलम में क्या क्या एंट्री करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सर्विस कैटेगरी यहाँ जैसे अलग अलग है, ऑल इंडिया सर्विस है, क्लास 4 है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, इलेक्शन मेंबर है, मिनिस्ट्रियल है, नॉमिनेटेड है, और इसके अलावा और भी खूब सारी इसमें धीरे धीरे पोस्टें बढ़ रही है। इसके अलावा ऐसे भी है, स्टेट सर्विस है, सबऑर्डिनेट वगैरह है, टेन्योर सर्विस वगैरह है। तो इनके लिए आपको मिनिस्ट्रियल बढ़ना है, यानी मंत्रालय कर्मचारी है तो इनके लिए मिनिस्ट्रियल आपको पहला ऑप्शन है वो सर्विस कैटेगरी में सेलेक्ट करना है। दूसरा है सर्विस सब कैटेगरी। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान सबऑर्डिनेट ऑफिस मिनिस्ट्रियल सर्विसेज यानी द राजस्थान, ये आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ खूब सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे नॉर्मल एक है राजस्थान सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मिनिस्ट्रियल सर्विस है, राजस्थान सिविल सबऑर्डिनेट मिनिस्ट्रियल सर्विस है। तो अब जैसे शिक्षा विभाग की बात करें तो राजस्थान सबऑर्डिनेट द राजस्थान, ये आप जो यहाँ से देख लें, यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जहाँ नीचे जो ऑप्शन आ रहा है, एक तो जैसे राजस्थान सेक्रेटरियल मिनिस्ट्रियल सर्विस है, यानी अगर सेक्रेटरिएट में काम करे तो उनके लिए सिलेक्ट होगा। विधानसभा सेक्रेटरिएट मिनिस्ट्रियल सर्विस है तो वो होगा। आपकी जो भी लागू होता हो, जैसे RPSC में अगर कोई काम कर रहे हैं तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन मिनिस्ट्रियल सर्विसेज होगा। लेकिन शिक्षा विभाग वगैरह में जो LDC UDC के रूप में कार्य करें तो उनके लिए होगा राजस्थान सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स मिनिस्ट्रियल सर्विस, राजस्थान सबऑर्डिनेट ऑफिसेज मिनिस्ट्रियल सर्विस, ये आपको सिलेक्ट करना है। ये जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके इसमें जो भी पोस्ट है वो आपकी शो हो जाएगी। जैसे एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, जो इसके अलावा क्लर्क ग्रेड फर्स्ट और क्लर्क ग्रेड सेकंड। अगर UDC है तो आपको अपर डिवीजन क्लर्क यानी UDC आपको ये पढ़ना है। यानी क्लर्क फर्स्ट का मतलब हो गया कि जो पहले ओल्ड डेजिग्नेशन था UDC ग्रुप में था वो अब क्लर्क फर्स्ट ग्रेड हो गया। इसके अलावा क्लर्क ग्रेड सेकंड है वो पहले जो लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC थे उनके लिए है। स्टेनोग्राफर है, स्टॉक, इसके अलावा और भी अगर स्टॉक वेरीफायर वगैरह, पर्सनल असिस्टेंट वगैरह है, या सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी वगैरह। तो सामान्य रूप से अगर विद्यालय की बात करें तो LDC UDC की जो पोस्ट होती है उनके लिए आपको जैसे अगर LDC है तो आपको क्लर्क ग्रेड सेकंड बनना है और UDC है तो क्लर्क ग्रेड फर्स्ट बनना है। ये जैसे यहाँ मैंने बता दिया। अब इसके बाद में सर्विस कैटेगरी में आपको रेगुलर, अर्जेंट, टेम्परेरी बेसिस और एडॉक। एडॉक है तो एडॉक, नहीं तो नॉर्मल जो रेगुलर है उनके लिए आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है। सब सर्विस स्टेटस, यहाँ सब सर्विस कैटेगरी है ये है, और यहाँ है सब सर्विस स्टेटस। अब यहाँ प्रोबेशनर है तो प्रोबेशनर बनना है, परमानेंट है तो परमानेंट बनना है, प्रोबेशनर ट्रेनी है तो वो बनना है, और टेम्परेरी तो ज़्यादातर जो लोग प्रोबेशन के बाद में अगर परमानेंट है तो आपको परमानेंट बनना है, अन्यथा प्रोबेशन जैसा भी हो ये परमानेंट जैसे मैंने बताया। उसके बाद में एम्प्लॉय स्टेटस, यहाँ एक्टिव आना जरूरी है क्योंकि सेवा में है तो एक्टिव। मान लो डेथ हो चुकी है, APO है, डेपुटेशन है, एक्सटेंशन है, रिमूवल है, रिटायर्ड है, रिजाइन दिया हुआ है, सस्पेंड है, VRS है, तो जैसी भी स्थिति है वो आपको अपडेट करनी है। तो यहाँ से जैसे मान लो सेवा में है तो आपको नॉर्मल जो एक्टिव है वो आपको रखना है।
इसके अलावा यहाँ इंटरमेंट स्टेटस में भी आपको ध्यान रखना है कि अगर उनकी नियुक्ति 1/1/2004 से पहले की हुई है तो आपको पहला ऑप्शन भरना है। अगर नियुक्ति 1/1/2004 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक की है तो ओपीएस सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और 2022 अप्रैल 2022 के बाद की 1/4/2022 यानी ऑन या आफ्टर 1 अप्रैल 2024 या इसके बाद में अगर नियुक्ति है तो आपको तीसरा ऑप्शन है वो बनना है। तो यहाँ से जैसे इनकी नियुक्ति है 2019 की या 15 की जो भी है तो आप यहाँ से 2004 से 22 वाला ओपीएस भर लें। इसके बाद में नॉन गेजेटेड ऑटोमेटिक आएगा जब आप सर्विस कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करेंगे तो कई बार क्या होता है यहाँ क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है या आता ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको यहाँ से वापस बैक जा करके 1-2 स्टेप में आपको चेंज करके वापस उसको अपडेट करना है, तो यहाँ वापस ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस यानी वर्तमान कार्यालय में किस पोस्ट पे है, तो यहाँ सीनियर असिस्टेंट जैसे वरिष्ठ सहायक है तो एलडीसी और यूडीसी, तो जैसे यूडीसी है तो सीनियर असिस्टेंट हो गया। अब यहाँ एलडीसी ग्रेड फर्स्ट आ रहा था और यहाँ सीनियर असिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ विद्यालय में जो भी पोस्ट होगी वो यहाँ से होगी या कार्यालय जो भी आपका है। अब यहाँ इस कार्यालय में जो है डीडीओ के दिन है, इसमें जो बजट है उसमें जो पोस्टें शो हो रही है, इसमें अध्यापक की हो रही है, प्रिंसिपल की हो रही है, फिजिकल टीचर की हो रही है, सीनियर असिस्टेंट की हो रही है। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर निर्देशक की, सीनियर टीचर, वाइस प्रिंसिपल, फिजिकल टीचर, सीनियर टीचर और क्लास 4th की है। इसके अलावा क्लास 3rd ग्रेड की है, अध्यापक की है और अदर है। तो यहाँ सीधी सी बात है, जो भी आपके कार्यालय में सैंक्शन पोस्ट होगी उसी के अनुसार आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ इसमें साथ में बजट हेड भी आएगा। तो यहाँ जैसे बजट हेड है 22/2/02, इसके अलावा 109/27/01 ये जो बजट हेड है, तो यहाँ सीनियर असिस्टेंट भर दिया मैंने। उसके बाद में सर्विस कोटा, अब सर्विस कोटा यानी उनकी नियुक्ति किस तरीके से हुई है। अब यहाँ से जैसे पहला ऑप्शन है कंपनसेंट्रेस अपॉइंटमेंट, यानी अगर अनुकंपा नियुक्ति है तो आपको पहला ऑप्शन भरना है। डाइवोर्स कंडीशन अगर है कोटे में तो डाइवोर्स भरना है। एक्स सर्विसमैन है तो ये एनए अगर कोई लागू नहीं होता तो आप एनए करते हैं। फिजिकली हैंडीकैप है, प्लेयर है, विडो कैटेगरी है, तो जो भी कैटेगरी लागू होती हो उस कैटेगरी में आपको भरना है। यहाँ से जैसे ये मंत्रालय कर्मचारी और अनुकंपा नियुक्ति में है तो कंपनसेटरी अपॉइंटमेंट ये भर लिया। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर यहाँ आपके शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट ऑर्डर की डेट है वो आप देख लें जिस तारीख को आपका नियुक्ति आदेश हुआ है। ज्वाइनिंग डेट जैसे 14/9/2017 की नियुक्ति है तो 22/9 को ज्वाइनिंग है। उसके अलावा डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, अब यहाँ आपके सेम भी डेट हो सकती है, अंदर भी आ सकता है। अंदर या चेंज क्यों होगा? अगर आप जैसे शुरुआत में आपकी नौकरी किस पद पे लगी थी और उसके बाद में वर्तमान में आप क्या पद है, जैसे ज्वाइनिंग डेट थी वो जैसे एलडीसी ग्रुप में थी तो वो 17 की हो गई, लेकिन प्रमोशन होने के बाद में जो वापस ज्वाइन किया तो वो है यूडीसी ग्रुप में। तो डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन का प्रेजेंट डेजिग्नेशन मतलब वर्तमान में किस पद पे है, तो वर्तमान में जिस पद पे है वो तारीख है 22 तारीख है 2022 की है तो वो आप कर दें। उसके बाद में प्रेजेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ जैसे लोकल यहाँ 3 ही डिपार्टमेंट आ रहा है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन तो ये तो आरपीएससी वालों के लिए है, लोकल फंड ऑडिट वाला है नहीं, और तीसरा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो आप ये बदलें। उसके बाद में करंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ से आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट सेकेंडरी एजुकेशन है वो आपको बीकानेर सेलेक्ट करना है, क्योंकि एजुकेशन में अगर लगे हुए हैं। दूसरे विभाग में लगे हो तो आप अपने जो भी विभाग है उसके अनुसार सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी आपकी नियुक्ति किसने की है। अब जैसे मान लो एलडीसी ग्रुप में थे तो आपके डीओ के द्वारा होगी, यूडीसी वगैरह है तो आपके जॉइंट डायरेक्टर वगैरह होगी, तो जैसे भी आपके लागू होता हो वो आपको बनना है। डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो पहली पोस्टिंग थी उस समय आपकी क्या पोस्ट थी। तो यहाँ जैसे जूनियर असिस्टेंट आ रहा है या कनिष्ठ सहायक बनना आपको, क्योंकि जो पहली नियुक्ति थी वो कनिष्ठ सहायक के रूप में थी, उसके बाद में प्रमोशन होकर के वरिष्ठ सहायक बने। तो ये आप यहाँ से आप देख लें कि आपकी प्रथम नियुक्ति किस पद पे थी वो आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, वर्तमान ऑफिस में आपका क्या पद है, तो वर्तमान ऑफिस में ये जो पद था। एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस यानी वास्तविक पोस्ट करंट ऑफिस में क्या है और किस पद पे कार्यरत है, तो यहाँ दोनों सेम ही है, हो सकता है किसी के अलग हो। इसके अलावा सुपरनेशन डेट यानी आपकी सेवानिवृत्ति तारीख क्या है तो वो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी। ज्वाइनिंग डेट आपकी फोरनून आफ्टरनून जो भी ज्वाइनिंग टाइम है वो आप यहाँ से करना है। डेट ऑफ रेगुलर सर्विस आपकी नियमित सेवा कब से है तो वो आप यहाँ से डेट भर लें। अगर डेट एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं अगर कोई भी गलती वगैरह है तो, अन्यथा इसको आप वापस अनचेक कर लें। उसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ, वर्तमान डीडीओ के पास में आप कब आए हैं ये भी आप यहाँ से देख लें। तो जो भी वर्तमान डीडीओ के पास में डेट है वो पहली पोस्टिंग से एक ही स्थान पर कार्यरत तो वही आएगी। अगर मान लो आप प्रमोशन होकर के ट्रांसफर होकर के आए हैं तो आपको जो नई पोस्ट है वर्तमान पोस्ट उसके अनुसार पढ़ना है जैसा भी आपको लागू होता हो। इसके बाद में यहाँ आपके जीपीएफ और एसआई के नंबर यहाँ शो हो रहे हैं। अगर आपको नंबर सही है तो ठीक है,
वैसे ही सही हो जाएंगे। अगर मान लो यहाँ नंबर नहीं आ रहे तो आप फैच SIPF डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और कंफर्म पे यस करेंगे तो आपके डाटा फैच होकर के अपडेट हो जाएगा। अगर ऑलरेडी अपडेट है तो आपकी इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है और आपको करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ जैसे अपडेट सर्विस डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ये आएगा काइंडली अपलोड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फर्स्ट। तो यहाँ से आपको इनसे संबंधित कोई न कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जिसमें आप अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, कंफर्मेशन ऑर्डर है, डेथ सर्टिफिकेट अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन है तो, अन्यथा ज्वाइनिंग एप्लीकेशन है, ऑफिस ऑर्डर है या VIRS वगैरह। अब मान लो जैसे मैं ऑफिस ऑर्डर एक सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से आप जो भी ऑर्डर है उसकी आप यहाँ मेंशन कर ले कौन सा ऑर्डर आप सेलेक्ट करें और यहाँ से आपको PDF है वो आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ से जैसे कोई एक PDF है मैं आपको यहाँ अपलोड करके बता रहा हूँ, इनसे संबंधित जो भी कार्मिक है उनसे संबंधित, और यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ अपलोड इंश्योर दैट एटलीस्ट वन डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड, यानी कम से कम एक डॉक्यूमेंट अपलोड होना जरूरी है। ये जैसे मैंने कर दिया। अब यहाँ आप अपडेट सर्विस पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन मांगेगा, यस पे आपको क्लिक करना है। तो कुछ सेकंड के बाद में आपका जो भी ये डिटेल्स है वो आ गया सक्सेसफुल, और यहाँ आ रहा है कि योर रिक्वेस्ट सेव सक्सेसफुली, और ये जिनकी जो भी डिटेल्स है सर्विस डिटेल है वो अपडेट हो चुकी है। तो मैंने आपको बताया कि इस आदेश की अनुपालना में जो वित्त विभाग की तरफ से जो परिपत्र जारी किया गया था, सभी कर्मचारियों की जो डिटेल्स है वो आपको इसी महीने में अपडेट करनी है, अन्यथा उनका जो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि जिन कार्मिकों का डाटा अपडेट नहीं होगा उनका मार्च 2026 यानी जो 2 अप्रैल में वेतन बिल होगा 26 में वो बनाया नहीं जा सकेगा, और इसके लिए आरण उतरण अधिकारी जो भी है वो DDO जिम्मेदार होंगे। लेकिन कर्मचारी भी सतर्क रहें और यथाशीघ्र अपनी जो भी जानकारी अगर कोई आवश्यक हो, हालांकि सारी जानकारी DDO के पास में होती है, फिर भी कोई आवश्यक जानकारी है PDF वगैरह है तो आप उपलब्ध करा दें ताकि आपकी डिटेल्स है वो सर्विस डिटेल है वो तुरंत अपडेट हो सके और मार्च महीने की सैलरी में आपकी कोई समस्या नहीं आए। तो ये थी पूरी जानकारी। इसके अलावा मैंने इसके संबंध में प्रत्येक कैडर वाइज या जो भी पोस्ट है उसके हिसाब से अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें, आपकी जो भी पोस्ट है उसके अनुसार आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।